जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा होमवर्क सीरीज, जिसका आज यह डे 4 का क्वेश्चन आंसर है। आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे आपको डे 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 4 का। आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। अतुल्य, पहला सवाल आज का है, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। फिर से एक बार, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। यह जोधपुर लोकसभा के सांसद हैं। अगला देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 2015। यह अतुल्य भारत 2024 में लॉन्च किया गया है। अब आगे देखते हैं, अतुल्य भारत को 2024 में लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है, याद रखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। अगले पॉइंट को देखते हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। नई दिल्ली भारत मंडपम में। भारत मंडपम में और भी सारे किए गए हैं, 2+2 वार्ता, रायसीना डायलॉग, विश्व पुस्तक मेला, बिम्स्टेक, भारत टेक्स्ट, ये सभी जो है भारत मंडपम में आयोजन किया गया है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर का, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जारी करने का 3 आधार होता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। मानव विकास सूचकांक जारी करने का 3 आधार, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। इसमें अगला पॉइंट है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो यह 134वां स्थान है। यूएनडीपी का स्थापना देख लेंगे 1965 में और हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर का, मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पूर्वानुमान के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित की? तो यह त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य ने आवंटित की ब्रू शरणार्थियों के लिए। पॉइंट देख लेंगे इसका, ब्रू शरणार्थी के पुनर्वास को मंजूरी किसने दी? तो यह हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। ब्रू शरणार्थी को मंजूरी अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया। अमित शाह के पास सहकारी मंत्रालय और गृह मंत्रालय 2 मंत्रालय है। शरणार्थियों को प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो यह 5,000 रुपया हो जाएगा। 5,000 रुपया, याद रखेंगे, शरणार्थियों को प्रति माह 5,000 रुपया आवंटित की जाएगी। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो यह इंदौर हो जाएगा। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर इंदौर है। लगातार यह 7वीं बार रहा है। अब आइए आगे देखते हैं पॉइंट में, इसका पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, तो यह इंदौर हो जाएगी। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर सूरत। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर सूरत। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन, पहला में वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी और प्रयागराज। आइए 6 नंबर के सवाल को देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से। बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग। अब आगे देखते हैं 7 नंबर में। 6 नंबर के पॉइंट को देख लेंगे,
रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो यह 3 राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से बाहर निकले हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो यह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान। 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान शुरू किया गया है। अब देखते हैं आगे। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह कलराज मिश्र के द्वारा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, यह पुस्तक कलराज मिश्र ने लिखा है। आगे देखते हैं। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई? तो यह बंगलुरु में लगाया गया है। पहली जनसंख्या घड़ी बंगलुरु कर्नाटक में है। यह भारत का बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह और बंगलुरु को भारत का साइबर शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह मार्च 2020 से शुरू की गई। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 से। इसमें देख लेंगे 2024-25 में सर्वाधिक वित्त पोषित योजना है यह। बजट में इसका लिए सर्वाधिक धनराशि 2.05 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। आइए अब आगे देखते हैं 10 नंबर के सवाल को। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह विजयपुरम हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम नया नाम विजयपुरम रखा गया। अब आगे देखते हैं। कैनी परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो यह चेन्नई और निकोबार के बीच, चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच हो जाएगा। कैनी परियोजना चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच हो जाएगा। राजद्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। राजद्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। हैवलक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। अब आगे है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? यह लोथल गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत, तो यह लोथल गुजरात में है। लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का पोर्ट था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। यहाँ से लोथल से धान की भूसी, फारस की मोहर प्राप्त किया गया है। अब आगे देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? तो यह शीतल देवी और राकेश कुमार। शीतल देवी तीरंदाज है। शीतल देवी दिव्यांग खिलाड़ी है जो कि तीरंदाज है। शीतल देवी और राकेश कुमार को चुनाव आयोग के द्वारा 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन चुना गया है। अब आगे देखते हैं। समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य में लागू किया गया? तो उत्तराखंड में। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले यह गोवा में लागू था और पूर्णतः प्रभावी रूप से उत्तराखंड में लागू किया गया। आज़ादी के पहले से ही गोवा में आर्टिकल 44 लागू था। अब आइए 14 नंबर के सवाल को देखते हैं। 14 नंबर में है। 14 नंबर के सवाल को देखते हैं। किस राज्य के द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो यह राजस्थान हो जाएगा। भील प्रदेश राजस्थान। भील एक जनजाति है राजस्थान की, उसके द्वारा एक अलग प्रदेश की मांग की जा रही है जो कि राजस्थान में है। एक वाहन एक फास्टैग किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई? तो यह NHAI हो जाएगा। NHAI हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल की प्राधिकार की शुरुआत की गई है। आइए अब आगे देखते हैं 16 नंबर में। 16 में है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? तो खाद्य श्रृंखला में
प्राथमिक उपभोक्ता को पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहा जाता है। 17 नंबर में देखेंगे, पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया। अनुच्छेद 243 आई के तहत, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। कुछ देख लेते हैं पंचायत से संबंधित अनुच्छेद को। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक दर्शाया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, 243 ए में सभा, पंचायत के लिए सभा, 243 बी में पंचायत का गठन, 243 सी पंचायत की संरचना, 243 डी पंचायत का आरक्षण, 243 ई पंचायत की अवधि, 243 एफ निर्भरता, 243 जी पावर, 243 एच कर, 243 आई आय, 243 जे जांच, 243 के चुनाव, 243 ए एल लागू, 243 एम मना, 243 एन निरंतर बने रहना और 243 ओ में ऑब्जेक्शन। तो इसी तरह याद रख लेंगे इसको। अब आइए आगे देखते हैं 18 नंबर के सवाल को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के क में, इसमें देख लेंगे 19 का एफ जो खरीदी संपत्ति से संबंधित है और 31 का को पैतृक संपत्ति से संबंधित है। इन दोनों अनुच्छेद को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं 19 नंबर में, जल का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यह बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के बाद दी गई थी? तो यह सुगौली की संधि के बाद प्रदान किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि 1815 ईस्वी में। यह लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी से संबंधित है। यह तीनों स्थान उत्तराखंड में स्थित है, जो कि सुगौली की संधि के बाद अंग्रेजी सरकार ने भारत में मिला लिया था। अब आगे देखते हैं 21 नंबर में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी और अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आइए 22 नंबर के सवाल को देखते हैं। यह मिलान करना है, महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। तो नटाल इंडिया कांग्रेस इसका हो जाएगा 1894 में। फिनिक्स आश्रम का हो जाएगा 1904, फिनिक्स आश्रम 1904। टॉल्स्टॉय कार्य, तो टॉल्स्टॉय कार्य का हो जाएगा 1910। अब हरिजन सेवक संघ 1932। आगे देखते हैं 23 नंबर के सवाल को देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज को याद रखेंगे, घर में परिपथ को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। घरों में बिजली को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत फ्यूज में श्रेणी क्रम में। 24 नंबर के सवाल को देखेंगे। द्रविड़ स्थापत्य कला, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? तो यह कांची का कैलाशनाथ मंदिर से माना जाता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। अब आगे देख लेंगे 25 नंबर में आइए देखते हैं। रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत किसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत, यह दोनों
आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। रियल मैंगो टिकटों की कालाबाजारी इसके लिए, और ऑपरेशन अमानत खोए हुए सामान को लौटाने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, जो कि संसद का निम्न सदन है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, संसद का निम्न सदन है। अब 27 नंबर का देखते हैं। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो यह 18वें समूह में रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। टोटल उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है। उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है। इसका देख लेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। इसमें सबसे हल्का हो जाएगा हीलियम, और सबसे भारी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, तो सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन और सबसे हल्की हीलियम। एक बार फिर से देखेंगे, अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आगे देखते हैं, बैलाडीला खान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में। अब आगे देखते हैं, भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र तारापुर और सबसे नवीनतम कुडनकुलम। सबसे पहला तारापुर महाराष्ट्र में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। तारापुर की स्थापना 1972 में किया गया था और कुडनकुलम भारत का 8वां परमाणु विद्युत घर है। कुडनकुलम तमिलनाडु 8वां परमाणु विद्युत घर। आगे देखते हैं, कवि एनालांग पाठ। कवि एनालांग पाठ किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मेघालय हो जाएगा। मेघालय शिलोंग। मेघालय शिलोंग में। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन। तो पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन खैरा सत्याग्रह हो जाएगा 1918 में। पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन खैरा सत्याग्रह हो जाएगा। और पहला किसान आंदोलन चंपारण 1917 बिहार में। चंपारण बिहार में 1917 हो जाएगा। और पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कहा जाए तो खैरा सत्याग्रह में हो जाएगा। किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो यह ग्रांड ट्रंक रोड को जाना जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत के कितने राज्यों को द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो यह भारत के 6 राज्यों में। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है। इसमें देख लेंगे, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। इसमें देख लेंगे, विधानसभा 170 में अनुच्छेद 170 में प्रावधान किया गया है और विधानमंडल का अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 2 वर्षों का होता है। अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र सभा में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में किया गया था। अब आगे देखते हैं, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो यह हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार, राइट आंसर हरिद्वार हो जाएगा। गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। अब आगे देखते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर के सवाल को देखते हैं, कोशिका का ऐसा समूह जो रूप और कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहते हैं। कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उत्तक कहते हैं। मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह रक्त को, ब्लड को जाना जाता है। तरल संयोजी उत्तक ब्लड है। आगे देखते हैं, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो यह विभाज्योतिकी उत्तक हो जाएगा। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है विभाज्योतिकी उत्तक हो जाएगा। आगे है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है?
तो यह हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतिकीय ऊतक। पार्श्व विभाज्योतिकीय ऊतक किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो यह एपिडर्मिस या कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसे एपिडर्मिस या कोशिका भित्ति या पार्श्व भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 41 नंबर में वह संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है बाहरी संवहन मंडल कहलाता है। जाइलम के दोनों और फ्लोएम बाहरी संवहन बंडल। पुराने पैर को जब काटा जाता है तो वह बीच का केंद्रक भाग जो मजबूत घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे सीरियल या कास्ट कहा जाता है। सैरिल या कास्ट कहा जाता है, उसे सीरिल या कास्ट कहा जाता है, या साल भी उसको कहते हैं गांव के भाषा में। आगे देखते हैं 43 नंबर जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो यह 4 तत्वों से हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। आगे देखते हैं किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो यह उपकला ऊतक शरीर के सुरक्षा कार्य का काम करती है। उपकला ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लाड़ ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो लाड़ ग्रंथि में क्यूबॉइडल ऊतक पाया जाता है। लाड़ ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में क्यूबॉइडल ऊतक पाया जाता है। आगे देखते हैं 46 नंबर में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है, तो यह सही हो जाएगा। और लिगामेंट हड्डी को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 47 नंबर में 47 का है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है तो हड्डी में। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी में, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका हड्डी में उपस्थित रहती है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है रक्त को जमने में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है रक्त को जमने में। अब आगे देखते हैं 49 नंबर के सवाल को। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो यह रेखीय प्रसार के कारण होता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह रेखीय प्रसार के संकुचन के कारण होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, यानी न्यूरॉन कोशिका के द्वारा संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। आगे देखते हैं 51 नंबर में परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह थॉमसन के द्वारा। शरीर में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता थॉमसन के द्वारा लगाया गया था। अब आगे देखते हैं 52 नंबर में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, यह सही हो जाएगा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, यह भी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब देख लेते हैं 52 नंबर में परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो यह अल्फा कण की सहायता से की। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सहायता से की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सहायता से की। अगला 54 नंबर में किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा कहलाती है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा कहलाती है। 55 नंबर किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर, तो द्रव्यमान घाटा कहेंगे। द्रव्यमान घाटा इसको नेगेटिव यानी कि द्रव्यमान नकारात्मक कहेंगे। अब आगे देखते हैं 56 नंबर में। 56 में देखते हैं इसको ह्रास भी कहेंगे। किसी परमाणु की परमाणु
द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को द्रव्यमान ह्रास भी कहते हैं, द्रव्यमान घाटा भी कहते हैं। 56 नंबर का देख लेंगे। समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, यह सही हो जाएगा। विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। भौतिक गुण समान तथा विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, यह गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 57 नंबर में। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 16 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम 37 का प्रयोग किया जाता है। यह सोडियम 37 का प्रयोग किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 37 का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं वाहनों की चाल मापने के लिए कौन सा उपकरण? तो यह ओडोमीटर हो जाएगा। वाहनों की गति मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए अब 60 नंबर के सवाल को देखते हैं। 60 में है संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? तो यह त्वरण को, संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। अब 61 नंबर को देखते हैं। 61 में है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो। तो यह कथन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए सही है। न्यूटन का गति विषयक नियम है यह, न्यूटन का गति विषयक नियम है यह, ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 62 नंबर में। 62 में देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 63 में जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो कूदती मुद्रास्फीति कहते हैं। कूदती मुद्रास्फीति कहा जाता है इसे। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तो इस स्थिति को कूदती मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आगे देखते हैं 64 नंबर में। मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। 2 मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक का। आगे देखते हैं 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थी, क्रमशः उसके नाम है तो CSO और NSO। CSO और NSO आय के आकलन और गरीबी के बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं, CSO और NSO। आगे देखते हैं 66 नंबर में। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं 67 नंबर में। जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर का काफ़ी नीचा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 68 में भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यह सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। वर्तमान में 54.55% है सेवा क्षेत्र का योगदान। GDP में सर्वाधिक अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र का योगदान है। अब आगे देखते हैं 69 नंबर में। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थशास्त्र के किस सेक्टर में आते हैं? ऑटोमोबाइल उद्योग तो निर्माण विनिर्माण द्वितीयक सेक्टर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? तो व्यापक रूप से समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। व्यापक रूप से समष्टि और छोटा रूप पे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा और व्यापक रूप पे समष्टि अर्थशास्त्र। अब आइए 71 नंबर को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च।
1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, एक वित्तीय वर्ष की अवधि। यहाँ वित्तीय वर्ष होगा। अब आगे है 72 में, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? तो यह पहली बार स्वतंत्रता के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था आय का आकलन। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो यह तमिल हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है वर्तमान में शास्त्रीय लैंग्वेज 11 है। आइए अब आगे देखते हैं, भारत में यह हो गया, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोक गीत माना जाता है? तो यह नकटा बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है। अब आज का अगला और अंतिम सवाल देखते हैं, 75 नंबर, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत के रूप में बांटा गया है। इसके साथ ही डे 4 का टोटल 75 क्वेश्चन को, जो कि 1 लाइनर में था, इसे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे 2-3 बार देखिएगा ताकि यह याद हो जाए। डेली बेस पर हम लेके आएंगे, जैसे जैसे जिस दिन कराया जाएगा होमवर्क सीरीज, तो होमवर्क सीरीज का जितना भी टेस्ट होगा वो सारा मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 2-4 बार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।